हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग इसके झा सर जी का 4100 प्लस वाले बुक में से 381 से लेकर के 400 तक का क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, अभी तक हम लोग 19 तो कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। आप लोग इसको मतलब कि कॉपी और पेन हाथ में ले करके बैठें, क्योंकि अगर संग संग नहीं बनाइएगा बाद में बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको मिले मौका आप एक बार बना लीजिए, एक बार सवाल बना लीजिएगा, फिर दोबारा नहीं बनाना होगा। एग्जाम के पहले बस एक बार देखना होगा। तो 381 नंबर सम पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको दिखेगा, क्या कह रहा है, साइन 7x/4। ये देखिए पहले लिख ले थोड़ा सा, साइन 7 पाई है, सॉरी x नहीं है पाई है, 7π/4। उसके बाद है साइन π/4, साइन 3π/4 और इधर है आपका साइन 5π/4। ठीक है, अब देखिए इसमें पाई का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यही ना होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। अब देखिए ज़रा समझने का कोशिश करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। इसको ये 7x/4 है, यहाँ देखिए 7π/4 है, ये देखिए π/4 है, ये 3π/4 है। ये जो दो ठो हमको दिख रहा है ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? अब देखिए इसको ऐसे तोड़े ना कि ये आ जाए नहीं तो ये आ जाए, कोई एक आ जाए। अब हम बोले कि ये आ जाए नहीं तो ये आ जाए, हम बोले हाँ, हम बोले चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन, इसको हम लिखे पाई अब प्लस 3π/4। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4π + 3π मतलब 7π और नीचे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब यही चीज़ आ जाएगा। हम ऐसे तोड़ सकते हैं, हम बोले बहुत बढ़िया तोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो है वो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ जो है उसको भी वैसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए फिर यहाँ से दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी अपने को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे? कैसे? हम बोले इसको तोड़ सकते हैं पाई प्लस π/4। बोले कैसे? हम बोले देखिए 4π + 1, 5π ऊपर और नीचे 4। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? बस कुछ नहीं है, बस यही खाली आपको करना था। अब पाई का मतलब हम आपको बताया तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पाई का मतलब 180 डिग्री। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा पहले ही देखिए। अगर हम इसको ऐसे लिखे साइन 180 डिग्री प्लस इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 गुना पाई है ना 180/4, इसको काटे 90 45, 45 दिया 135, 135, 135 डिग्री। इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन 180/4, 180/4 हम डायरेक्ट लिखेंगे 45 डिग्री। यहाँ देखिए वही चीज़ 3/4 वाला 135 वाला, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 135 डिग्री, लिख सकते हैं ना। ये देखिए 3π/4 यही चीज़ 135 डिग्री। अब यहाँ देखिए फिर है साइन, यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, 180/4 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 180 + थीटा होता है तो क्या करते हैं? 180 + थीटा होता है तो क्या करते हैं? तो 180 + थीटा होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं माइनस साइन 135 डिग्री। लेकिन 135 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो बस ख़त्म हो गया। 135 90 + 45 थीटा + 45, 90 + 45। यहाँ देखिए यहाँ तो आपका साइन 45 है। यहाँ देखिए साइन 135 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। यहाँ देखिए फिर 180 + थीटा मतलब माइनस साइन 180 गया 45 डिग्री, यही ना था। अरे 4 को 45 डिग्री है, सब गुना करना है, कुछ नहीं करना है। माइनस विनस सब तो हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट बनाइए ना, 1/√2। अब पावर हो गया 1 2 3 4, 4 को नहीं समझ में आया? ऐसे करिए, स्क्वायर करिए, फिर बाद में एक बार स्क्वायर करिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर से ही कट गया। अब इसका जब स्क्वायर करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढिए, कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझाने का पूरा कोशिश किए हैं। अगर थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री का आपको मतलब आइडिया होगा तो समझ में आया होगा। देख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 382 नंबर। 382 में देखिए पहले कुछ डायग्राम दिया हुआ वो हम बना ले। ये ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे है, थोड़ा सा और
ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है x, इसका नाम दिया हुआ है A B C D। अब क्वेश्चन ज़रा पढ़ते हैं। यह है 1 नंबर और 2 नंबर में आपका दिया है एंगल D बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एंगल ACB का मान क्या है, ACB, ये x का मान बताना है हमको, ठीक है। पहला दिया है ये डायग्राम और दूसरा दिया है कि एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि ये एंगल D जो है ये वाला है, ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है। अब बोला है 1 पर्याप्त है, 2 पर्याप्त है, दोनों मिलके पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है, यही बताना है। ये देखिए एगो सर्कल के भीतर ना जितना बार आप लड़ के आइएगा, जितना बार आप लड़ा दिए इसको, जितना बार लड़ के आइएगा, ये जो एंगल बनाएगा ना सब का सब बराबर एंगल बनाएगा, सब का सब बराबर एंगल बनाएगा। अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 है, 100% 60 है, एकदम आंख बंद करके बता सकते हैं कि एक्स भी 60 डिग्री है। जितना बार लड़े वो एक ही एंगल बनाएगा, समझ में आया। तो ये देखिए खाली इससे हम नहीं बता पाए, लेकिन दूसरा वाला जब दिया कि ये वाला 60 है तब हम बता पाए कि ये वाला x जो है, x का वैल्यू जो है वो 60 है। मतलब कि दोनों मिल के बताएगा, क्या, दोनों मिल के बताएगा, दोनों मिल के पर्याप्त है, समझ में आया। दोनों मिल के बताएगा, अकेले नहीं बताएगा। अगला सवाल देखिए 383 नंबर, ठीक है। ये देखिए ये 50 है प्लस √128 है इज इक्वल टू √n है, लेकिन देन n का वैल्यू पूछा है, √n का वैल्यू नहीं पूछा है, n का वैल्यू पूछा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको करना क्या है, कैसे करते हैं, रूट से कभी भी बाहर निकालते हैं ना तो कम से कम स्क्वायर वाला नंबर सोचिए, स्क्वायर वाला। कैसे, हम बोले 25 दूना 50, क्या 25 दूना 50, ये देखिए 25 दूना 50, यही ना है। 25 हमको दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर है, 25 हमको स्क्वायर दिख रहा है। किसका स्क्वायर है, 5 का। हम बोले 5 बाहर निकाल लीजिए, √2 लिख सकते हैं। 5 बाहर निकल गया लेकिन 2 भीतर ही रह गया, वो बाहर नहीं निकला, तो हम इस √50 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 128 देखिए, हम बोले 128, 64 दूनी 128, समझ में आ रहा है, 64 दूनी 128। ये 8 का स्क्वायर है ना, हम डायरेक्ट बोले 8 बाहर √, भीतर, यही तो हुआ। इसका मतलब तो यही दिया हुआ है। अब बराबर √n दिया हुआ है, समझ में आया। इसको जोड़ लीजिए ना, 8 5 13√2, यही ना 13√2। अब 13√2 बराबर √n दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, ये n का वैल्यू हमको बताना है, तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो मैथ बोलता है कि अगर उसको कर रहे हो तो हमको भी करो, दोनों साइड जोड़ दीजिए, दोनों साइड घटा दीजिए, दोनों साइड गुना कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों साइड करना होगा। इससे तो ये कट गया, यहाँ तो n मेरा निकल गया, यहाँ मेरा n निकल गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, हम बोले 13 का स्क्वायर किए 169, अब गुना, ये 2 कट गया, ये रूट कट गया तो 2 बचा, समझ में। अब देखिए 16 दूना 32, 9 दूना 18, 338, 338 इज इक्वल टू n। n का वैल्यू क्या निकाले हैं आपने, 338। ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में आया, तो कुछ नहीं करना था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 384 नंबर, P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, ठीक है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1 P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 ठो प्रिंसिपल है, आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, खाली कुछ नहीं है। 3 ठो प्रिंसिपल है, ठीक है, 1 ठो, 2 ठो और 3 ठो। पहला को देता है 4% पे, दूसरा को देता है 6% पे और तीसरा को देता है 8% पे। टाइम क्या है ना, टाइम जो है सब बराबर है, मतलब कि इक्वली है, मतलब कि 1 साल के लिए है तो तीनों 1 साल के लिए है, समझ में। टाइम बराबर है, रेट खाली ऊपर नीचे है, और तीनों का योग बोला है, इन तीनों राशियों का योग बोला है 2600 रुपया। इतना तो अभी तक आपको क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए इसमें इसका वैल्यू पूछा है कि कौन सा वाला कितना है, तो 4%, 6% और 8% बराबर कब होगा, ये तीनों का तीनों बराबर कब होगा। हम बोले बराबर कब होगा, हम बोले अच्छा ठीक है बराबर कर लेते हैं, 1/4, 1/6, 1/8।
इसको बराबर करने के लिए, बराबर करने का नहीं समझ में आया तो अभी हम समझा देते हैं, 1 मिनट खाली रुक जाइए। बराबर के कांस्टेंट अगर ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बराबर हो रहा है। नहीं समझ में आया, आप लोग ऐसे याद रखिए, प्रिंसिपल जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेट का, ठीक है, रेट का। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, तो रेट हम क्या किए, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब 1/, रेट कर दिए 1/r, 1/r, 1/r। इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि हमको जब बराबर करना है, तीनों जब बराबर करना है, एक ही समय है, तीनों जब बराबर करना है तो हम कांस्टेंट ले लिए। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है। आप तो क्या करते हैं, एलसीएम लेके बराबर करते हैं ना, तो 8 6 4 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। हम बोले सबको 24 से गुना करिए, सब का सब 24 से गुना होगा। हम बोले देखिए 6 बार में इसका रेशियो निकला 6। हम बोले ये देखिए 4 बार में इसका रेशियो निकला 4। ये देखिए 3 बार में इसका रेशियो निकला 3। तीनों का अनुपात तो निकल गया, खत्म हो गया सवाल। तीनों का अनुपात निकल गया, तीनों का योग 2600 है। 6 4 10 3 13, 13 का बराबर है। अब जिससे गुना करिएगा उसका निकलेगा। प्रिंसिपल 1 कितना है, हम बोले 6 से गुना करिए, 6 से कुछ नहीं, देखिए ना 200 × 6 1200। कौन है ये P1 है। अब हम निकालेंगे P2। अब 4 से गुना करना पड़ेगा ना। हाँ, हम बोले हटाओ 4 से गुना करो। हम बोले भाई 200 400 800। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब है P3। तीसरका का रेशियो तो 3 है, हमको 3 चाहिए। ये 4 हटाइए यहाँ से, ये 3 लिखिए। हम बोले 3 दूना 600, ये देखिए 600, और यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? ये याद रखिए कि प्रिंसिपल जो है वो रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, या फिर ये चीज़ याद रखिए कि बराबर करना है ना तो बस 1/, में करते हैं। कभी भी किसी को बराबर करते हैं तो बटा में करते हैं। बटा में करेंगे तभी तो एलसीएम लेंगे, और तभी तो गुना करेंगे तो सब बराबर होगा। समझ में आया? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 385 नंबर। इतना बड़ा सवाल है ना कि हम पढ़ेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा, फिर समझाएंगे। ये एग्जाम में बनाना नहीं है, मतलब बहुत ईजी सवाल है लेकिन बनाना नहीं है, इतना लंबा कोई बनाता नहीं है। फालतू में टाइम वेस्ट करने वाला तो हम सिखा नहीं रहे, हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो आपको एग्जाम हॉल में करना है। 385 आप एग्जाम हॉल में नहीं बना सकते हैं। आप कुछ नहीं बनाया, 50 को पूरा अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद बैठ कर बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रैंकर्स होंगे, जो 70-75 जो अपने करेंगे, वो नहीं बनाएंगे इसको। 386 नंबर देखिए, 18 / 1/8, 11 + 16 -10 + 7 -6 + 8, यही ना है। बस क्या करना क्या है, हम बार बार बताएं। बार है ना, इधर से भूल जाइए, माइनस भी भूल जाइए, 8 6 14, 8 6 14। अब देखिए -14, यहाँ देखिए 10 और 7, 10 यहाँ से 4 ले लिए, 14 उसको दे दिए, बचा 3। यहाँ देखिए 11 16 जोड़ना है और 3 घटाना है। हम बोले 3 घटाना है ना, 1 यहाँ से घटाया 10 हो गया, 2 यहाँ से घटाया 14 हो गया, 14 10 24 हो गया। 24 का 1/8 माने 3 हो गया। और 3 से अगर 18 को डिवाइड कर दिए, देखिए 18 / 3, 18 / 3 दिख रहा है, 6 बोलेंगे आंसर। समझ में? ये सब तो ऐसे ही सॉल्व होता है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 387 नंबर। धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः T1 और T2 घंटे लगते हैं। मतलब समय दे दिया, ठीक है। धारा के साथ चलेंगे तो T1, धारा के विपरीत चलेंगे तो T2 समय लगेगा। और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल, नाव की चाल बताना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए हम बोले नाव का चाल आई धारा का चाल, ठीक है। जब समय दिया हो ना तो क्या होता है, नाव का चाल मतलब कि प्लस होता है और धारा का चाल मतलब माइनस होता है। समझ में? नाव का चाल समय का योग, और धारा का चाल समय का डिफरेंस। जैसे कि यहाँ T1 + T2 समय का योग, और यहाँ T1 - T2। ये होता है तो होता है, बस मान के चलना पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। होता है तो होता है, ठीक है। अब देखिए ये y का जो वैल्यू है ना, y ये दिया है, मतलब समझ लीजिए y दे दिया और x पूछा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x = T1 + T2 / T1 - T2। और ये वाला y जो है उधर भेज दिए, मतलब इधर आ गया। देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। समझ में आया? बस यही करना था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 388 नंबर सवाल, ठीक है। एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, डरने वाला कोई बात ही नहीं है। ये दिया हुआ है कि इतना = k, निकालना क्या है,
देन एक्स का पावर n माइनस 1 बाई एक्स का पावर n। जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल है, जब भी एग्जाम में आए, अपने को जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम देख रहे हैं कि x का पावर n हमको निकालना है, यहाँ पे 2n दिया हुआ है। अपने क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ कर सकते हैं ऐसे, कैसे, ऐसे, समझ में आया? ये 2 को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर को, इतना तो समझ में आया ना, कुछ तो नहीं की। अभी जब बाहर निकल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं, वहाँ माइनस में, हम माइनस में लिखेंगे, a माइनस लिखेंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, इसको तो देखना नहीं है, समझ में आया? ये तो कैंसिल हो गया ना, बस। अब देखिए कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो इसको मिटा देते हैं, चलिए थोड़ा सुंदर लगेगा। ये चीज़ आया मेरा, इज इक्वल टू के दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब ई वैल्यू तो हमको निकालना है, देखिए यही वैल्यू तो हमको निकालना है, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, +2 को उधर भेज दीजिए। हम बोले ठीक है, उधर भेज देते हैं -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, वहाँ स्क्वायर नहीं, हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। हम बोले चलिए दोनों साइड ना अंडर रूट लगा देते हैं। मैथ क्या बोलता है, दोनों साइड कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड अंडर रूट लगाए तो इससे एक अंडर रूट कट गया, तो डायरेक्ट निकला x का पावर n माइनस 1 बाई एक्स का पावर n बराबर √k-2। वही तो वैल्यू निकाल दिए, देखिए वही वैल्यू निकाले हैं, आंसर। मैथ देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में एकदम खाली देखना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना थोड़ी था। देखिए सिर्फ हम उधर जाते गए, उधर देखते गए, उधर ही हमको जाना है, ये सोच के मैं बनाते गया और ये बनते गया, हो गया ख़त्म। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, दिया हुआ है, दिया गया चार्ट कंपनी X में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक औसत को दर्शाता है, औसत आय को दर्शाता है। वाइट कलर वाला आदमी का है और आपका ब्लैक कलर वाला औरत का है। आदमी जो है वो 21 साल के ऊपर है, औरत जो है वो 18 या उससे ऊपर है। उसके बाद आपको ये देखिए ग्राफ दिख रहा होगा, बोला है चित्रित डेटा के आधार पर किस वर्ष पुरुष की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। कुछ नहीं करना है, पुरुष का पूछा है आपका। वाइट वाला को देखिए, वाइट वाला को देखिए और आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ है, परसेंटेज में देखना है, किसमें, परसेंटेज में देखना है। तो देखिए पहला है 2000 साल में आपका, हम लिख देते हैं एक बार, आपको समझ में आएगा। 2000 साल में आपका देखिए 35.8 है, 2001 में 40.9 है, 2002 में 48.6 है, और 2003 में 59.50 है, और 2004 में 66.9 है। हमको तो कुछ नहीं करना, हमको तो यही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ भाग रहा है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा भाग रहा है। हम डायरेक्ट बोलेंगे 2003 में आंसर। समझ में आया? निकालते रहिए आप, 35 का इसमें कितना परसेंट बढ़ा, इसमें कितना परसेंट बढ़ा, इसे ही देखिए ना, डिफरेंस देखिए ना, डिफरेंस देख के समझ में आ जाएगा। समझ में आया? कुछ करना नहीं है ये सब सवाल में। 390 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, P/B-C = Q/C-A = R/A-B। और आपसे पूछा है देन P + Q + R। ये सब सवाल कोई बनाता है? ये सब सवाल कोई नहीं बनाता। हम देख के बोलेंगे 0 आंसर होगा। कैसे देख के बोलेंगे? बहुत बढ़िया बात, कैसे बोलेंगे? ये कांस्टेंट, यही ना होगा। तो P का वैल्यू क्या होगा? हम बोले P का वैल्यू कांस्टेंट B-C, B-C यही ना होगा। बराबर जो अभी के पीछे किए थे वही बराबर करना है, कुछ नहीं करना है। Q बराबर कांस्टेंट C-A और आपका R बराबर कांस्टेंट A-B। तीनों को जोड़ना है। हम बोले तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट, ये K जो है वो कॉमन ले लिए, बाद बाकी B-C + C-A + A-B, यही ना तीनों को जोड़ के निकाले। तीनों जोड़ दिए, हो गया ख़त्म। ये देखिए B से ये B गया, A से ये गया, C से C गया, 0। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं?
यहाँ हमको दिख रहा था एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस। जोड़ना है तो कुछ नहीं होगा, माइनस करना होता, अभी घटाना होता। यहाँ पे ये तीनों माइनस में होता, माइनस में, तब ये आंसर थोड़ा सा चेंज होता। समझ में आया? वो भी चेंज नहीं होता, जीरो ही आएगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 391, 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ये तो हम लोग का सिस्टम से बनेगा। 4 साल देखिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। 10% के रेट से ना, हम बोले हाँ 10% के रेट से 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, इस पर 10% के रेट से हमको इंटरेस्ट मिलेगा। हम बोले इसका 10% 100 रुपया होता है। हम बोले चलिए सिंपल इंटरेस्ट होता तो 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, मतलब कि 400 रुपया मिलता हमको सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है ना कि हमको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए। समझ में आया? अब देखिए पहला साल मिला 100 रुपया, दूसरा साल में इसका इंटरेस्ट मिलेगा ना, दूसरा साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में। मेरा वाला पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ऊपर से चला जाएगा। अब इसका 10% मिलेगा दूसरा साल में, हम बोले 10 रुपया। हम बोले इन दोनों का मिलेगा तीसरा साल में 20 रुपया, इसका भी मिलेगा 10 रुपया, 10 रुपया का 10% 1 रुपया। ठीक, अभी तीनों का मिलेगा 30 रुपया, इसका मिलेगा 1 रुपया, इसका मिलेगा 2 रुपया, इसका मिलेगा 0.1। ये हम समझा चुके हैं, बार बार थोड़ी समझाएंगे। ये देखिए 3 3 6 और 4 64.1, यही ना डिफरेंस होगा। ख़त्म है कि नहीं? ऑप्शन में ए नंबर देखिए, ये मेरा डिफरेंस है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये पूरा मिला है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिला है? देखिए 400 और 64.1, मतलब 464.1। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में मिला। सिंपल इंटरेस्ट में 400 मिला, दोनों का अंतर पूछा था। अंतर कुछ नहीं, हम ग्राफ में ही अंतर देख लेंगे। यही तो अंतर होता है, यही तो ज़्यादा मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। सिंपल ये जो ऊपर वाला है ये तो आपका सीआई में भी मिलेगा, एसआई में भी मिलेगा, साधारण ब्याज में भी मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलता है, लेकिन अंतर यही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही ज़्यादा मिलता है। तो ये जो ज़्यादा मिलता है वही तो हम निकाले हैं, 64.1। खत्म, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 392 नंबर, बीजू की आयु शुभम की आयु से 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, मतलब कि शुभम का पहले मानना होगा हमको x, ठीक है। अब पढ़ेंगे सवाल। बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने, शुभम के आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है। हम बोले बहुत बढ़िया हो गया। अभी इतना अभी जो सवाल बोल रहा है वो लिख रहे हैं खाली, बाद में समझाएंगे। शुभम की आयु अमीर की आयु से 4/5। अब देखिए शुभम का जो आयु है ना, अमीर का आयु से, अमीर का मतलब कि x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू बोला है, x का वैल्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है? x का वैल्यू बोल रहा है अमीर का आयु से, अमीर के आयु से के 4/5, अमीर के आयु का 4/5 से 16 वर्ष अधिक है, 16 वर्ष अधिक है, ठीक है। ये ए है, ए माने अमीर, अमीर का 4/5 से 16 वर्ष अधिक है, ठीक है। कौन? शुभम, मतलब ये x का वैल्यू। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, यहाँ से हम अमीर निकालेंगे, अमीर को यहीं छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिए, ये x है, ये +16 को इधर ले आएंगे तो -16 कर सकते हैं, इक्वल टू को इधर, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू a/4/5 ये है, ये 5 इधर गुना हो जाएगा, ये 4 इधर नीचे आ जाएगा ना, अमीर का निकल गया। बस 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 बस, ये देखिए 5, ये 5 इधर भेज दिया ऊपर, ख़त्म। ये 4 को नीचे भेज देते हैं, देखिए इज इक्वल टू a, अमीर का हम निकाल लिए, अमीर का हमको मिल गया। अभी जो सवाल बोल रहा है खाली वही लिख रहा है, कुछ नहीं है, अभी पढ़ा नहीं रहा, अभी खाली सवाल लिख रहे हैं बस। ये देखिए s मिल गया, b मिल गया, a मिल गया। आगे पढ़िए। कावेरी अमीर से 10 वर्ष छोटी है, अमीर का कितना है? ये है, तो कावेरी का कितना होगा? चलिए यहीं लिखते हैं। कावेरी अमीर से 10 वर्ष छोटी है, मतलब कि 5x - 80/4 - 10 वर्ष छोटी है, तो 10 घटा दिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व किए हैं, ये देखिए 5x - 16/50 और नीचे 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखे हैं, मतलब कि हम a का डायरेक्ट लिखे हैं, ये समझ में। इस चीज़ को ये भी तो लिख सकते हैं, बस आपको समझा रहे हैं, खाली समझा रहे हैं, आप समझते जाइए, कुछ नहीं करना है। तो कावेरी का मिल गया हमको कि अमीर से 10 वर्ष कम है, मतलब उसका ये है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। सवाल कहाँ चला गया? मिल गया। कावेरी अमीर से 10 वर्ष छोटी है,
और शुभम की आधी आयु की है, शुभम की आधी आयु की है, मतलब कि ये x का, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, शुभम का आधी आयु की है बस, मतलब कि ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होना चाहिए x/2, मतलब कि कावेरी जो है शुभम का आधी है, मतलब कावेरी का 2 इक्वेशन मिल गया, कावेरी का 2 इक्वेशन मिल गया ना, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक ही लड़की है तो उम्र तो उसका एक ही होगा, इससे सॉल्व करे या इससे सॉल्व करे, बस 2 इक्वेशन अपने को यही मिला है, इसी से अपने को सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कावेरी का 2 मिला है, मतलब हमको बराबर करना है, क्या बराबर करना है, हम बोले 5x - 80, 5x - 80/4 -10, ये बराबर होना चाहिए x/2 के, x/2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि k का 2 इक्वेशन निकाले हैं और एक ही अगर लड़की है उसका 2 इक्वेशन निकाले हैं, किधर से भी सॉल्व करें एज एक ही आएगा, क्योंकि उसका एज एक ही होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसको पहले सॉल्व करना होगा। हम बोले एलसीएम लिए 4 हुआ, हम बोले 5x - 80 - 40 हो गया। देखिए यहाँ नीचे 1 है, 1 से 4 बार में 10 का पारा 4 बार 40, x/2, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो सुंदर हो जाएगा, = x है उधर। अब देखिए इधर क्या हो गया, 5x - 120/2 बराबर x, ये 2 को उधर ले जाकर गुना कर दे, हम बोले हाँ कर दीजिए, हम बोले चलिए 2x, ये हट गया। अभी 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 120, 120 को उधर भेज दिए, 3 से इसको काटे, x बराबर 40, x का वैल्यू कितना निकाले, 40, x का वैल्यू 40 निकल गया, बस खत्म हो गया सवाल। पूछा क्या है पहले पढ़ ले, इन सब की आयु का योग, ले बाबा सबका योग, शुभम कितना है, हम बोले 40, x का वैल्यू 40, बी से कौन है, बबीता नहीं बीजू। अभी देखिए x का वैल्यू अगर 40 रखते हैं, यहाँ 40 रखते हैं तो 4 × 12, 120, 120 में से 28 गया 92, तो हम इसका निकालें 92, इसका निकला है 40, सब रफली कर रहे हैं। अमीर यहाँ है, यहाँ अगर रखते हैं 40, मतलब 5 × 20, मतलब कि 200 में से 80 गया, 120, 120/4 मतलब 30, मतलब 30। यहाँ से खुशबू का निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा 40 का आधा 20, 40 का आधा 20, कावेरी, खुशबू नहीं कावेरी, ठीक है। सबका तो निकाल लिए। अब देखिए 4 3 7 2 9 9 9 18, 180 या 2 182, टोटल कितना हो रहा है 182, सही है तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी मिल तो गया, देख लीजिएगा सही है कि नहीं। इतना लेंदी सवाल दे देता है, बनाने का कोई मतलब नहीं है, फास्ट बनाइएगा, इजी है, कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, बन जाएगा, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 393 नंबर सवाल क्या कहता है, एक दुकान सप्ताहांत, सप्ताहांत मतलब कि सप्ताह के अंत में, सप्ताह प्लस अंत, सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है, बहुत बढ़िया। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वह कमीज खरीदने में कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। एक बात बताइए, सप्ताह के अंत में मतलब रविवार का ही वो बात कर रहा था, संडे को वो क्या करेगा ना 60% छूट देगा और उसके ऊपर फिर 10% छूट देगा आपको, ठीक है। उसके बाद वो आदमी क्या कर रहा है 36 रुपया में खरीद रहा है, कितना में 36 रुपया में। तो बोला है कि ट्यूसडे को कितना में खरीदेगा, हम बोले 100% में खरीदेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ का मूल्य हम लोग 100% मान के चलते हैं, हम बोले 100% मेरा टोटल उसका दाम है। किसी दिन खरीदेंगे तो 100% में मिलेगा, लेकिन संडे को खरीदेंगे तो 60 + 10 2 मेरे को छूट मिलेगा। हम बोले बहुत बढ़िया। तो ये कैसे मिला, ये देखिए ना, पहले 100% था, 100% मतलब मान लीजिए किसी का दाम 100 रुपया है, 100 रुपये का एक ठो कपड़ा है। संडे को गए हम उसके पास, वो बोला 60% डिस्काउंट, हम बोले 60% डिस्काउंट, 100 का 60% निकालना थोड़ी है, 40 रुपया बचा, 60% तो डिस्काउंट हो गया, 40 रुपया हो गया उसका दाम, 10% अतिरिक्त मिलेगा, मतलब इसका 10%, हम बोले ये जो 4, हम बोले 4 अतिरिक्त मिलेगा, मतलब कि 36%, 36 रुपया में मिल जाएगा मेरे को, संडे को 36 रुपये में मिल जाएगा। वही चीज़ तो बोल रहा है कि संडे को हम 36 में दे रहे हैं। सवाल खत्म हो गया। तो दूसरा दिन खरीदेंगे तो 100 में खरीदेंगे, क्या है कि हम तो 100 माने थे, देखिए ना 100 माने थे, 100 में खरीदेंगे। अब बोलेगा तो इत्तेफाक से मिल गया कि 100, आप सोचे 100 हो गया इत्तेफाक से, अरे तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ जो आता ना वो उसके बराबर होता, उसके नीचे ई वाला अमाउंट लिख देते और गुना कर देते 100% से, तो अमाउंट निकल जाता। क्या दिक्कत है, नहीं समझे। देखिए मान लीजिए यहाँ 18 निकला है या कुछ भी निकला है, यहाँ तो मेरा 36 निकल गया इत्तेफाक से, मान लीजिए कुछ और निकला है,
ठीक है, कुछ और निकला है। हम क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया हुआ था ना उसी के नीचे वो वाला अमाउंट लिखेंगे, अपना जो 100 माने थे 100 से गुना करेंगे। यहाँ 18 होता तो 200 हो जाता, लेकिन 18 नहीं है 36 है, तो एक बार में कट गया, मतलब 100 हो गया। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए 394 नंबर सवाल क्या कहता है, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद एक ठो मार्क प्राइस है, ठीक है। दुकानदार क्या किया, उसमें एक ठो मार्क प्राइस कर दिया 150 200 जो भी, उसमें क्या करता है ना 15% का छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है। जींस के क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस सीपी और अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात बताना है अपने को, ठीक है। अब देखिए वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ अपना 100% होता है, ये तो मान के चलते अपना कोई भी चीज़ 100% है, वो क्या कर रहा है ना 20% कमा रहा है, मतलब 120 कमा रहा है। हम मान लेते हैं कि हम 100 रुपये में खरीदे थे, 100 रुपये में खरीदे थे। अब चलेंगे कि मार्क कितना किए थे, हम बोले चलिए, हम बोले 20 रुपये फ़ायदा करता है तो 120 बराबर हो गया, 100 पे 20% फ़ायदा करता है तो 10 10 20 रुपये फ़ायदा करता है, मतलब 120, ठीक है। लेकिन ये 120 जो है ना 15% डिस्काउंट देने के बाद आया है, देखिए बोला है वहाँ पे 15% का डिस्काउंट देने के बाद, 15% का छूट देने के बाद मेरा 20 रुपये का फ़ायदा होता है। तो ये मेरा जो है ना ये 15% छूट देने के बाद है, मतलब ये मेरा 85 के बराबर है, हमको 100 के बराबर चाहिए, तब हम मार्क प्राइस पे पहुँच जाएंगे। बस ये चीज़ को यहाँ बैठा दीजिए, अनुपात निकल गया। नहीं समझे, देखिए ना अभी इसको 5 से काटिए, 5 गुना 5 7 35, ठीक है। इसको काटिए, 5 गुना 10 5 के 20, 2400 बटे 17, 2400 बटे 17, ठीक है, ये अनुपात है। दोनों साइड 17 से गुना कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये 1700 हो गया, आई 17 से 17 कट गया, ये 2400 हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 17:24 हो गया। मतलब 17 रुपये में खरीदा, 24 रुपये उसका मार्क प्राइस है। समझ में आया? बस खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल देखिए 396 नंबर सवाल क्या कहता है, ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 45 घंटा में कर सकते हैं। ए अकेला काम करता है और काम का 3/8 पूरा करता है। ए क्या करेगा ना, अकेले काम करेगा और 3/8 करेगा, तो हमको पता है कि बी जो है वो 5/8 करेगा, क्योंकि टोटल काम 8 है, 3 को ही किया है तो 5 को वो करेगा। फिर बाकी बी खुद से करने के लिए छोड़ता है। काम पूरा करने में कुल 102 दिन लग जाता है। ऐसे जब काम करेगा ना तो उसको 102 दिन लग जाएगा। कितना? 102 दिन लग जाएगा। जो अकेला पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। अरे एक कितने दिनों में काम पूरा करेगा? जो अकेला पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। ए का पूछ दिया है अपने को, ए अधिक कुशल है, ए अधिक कुशल। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है आपको। एक चीज़ आपको बहुत पहले बताए थे कि अगर दो जन है और टोटल वर्क इसको मान लेते हैं, तो हम 2 जन का आपको बताए थे, अगर एक जन 20 दिन में करता है, एक जन 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके 12 दिन में ही करेगा। ये चीज़ आपको बताए थे, 100% बताए थे। एगो अगर 20 दिन में करता है, एगो अगर 30 दिन में करता है, तो दूसरा का दोनों मिलके 12 दिन में ही करेगा। ये चीज़ हमेशा याद करने के लिए बोले थे आपको, ठीक है, हमेशा याद करने के लिए बोले थे, ठीक है। 45 ही। और एक तो चीज़ देखिए, 24 40, तो ये 15 दिन में करेगा, ये भी बताए थे आपको। एक जन अगर 24 में करता है, एक जन अगर 40 में करता है, तो दोनों मिलकर 15 दिन में करेगा। ये 2 चीज़ हम आपको बताए थे कि याद रखिएगा एकदम। इससे क्या होगा, आपका सवाल ऐसे ही बन जाएगा, खटाक से बन जाएगा। अब ए और बी अपने 45 दिन में करता है, जैसे कि देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं। ए और बी अगर 45 दिन में करता है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये 24 है, ये 40 है। ये ज़्यादा कुशल है तो इसको कम वाला दिए, ज़्यादा कुशल है, कम दिन में, 24 दिन में करेगा, ये 40 दिन में करेगा, तो ये कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। लेकिन यहाँ ये बोला है 45 दिन में करेगा, हम बोले कि 3 गुना है, 3 गुना है, तो सब का 3 गुना कर दीजिए 120, इसका भी 3 गुना कर दीजिए 72। मतलब कि ए अगर 72 दिन में करेगा, बी 120 दिन में करेगा, तो दोनों का मिल के 45 दिन में करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आया? ये हम 2 चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं
कि अगर एक जन 20 दिन में करेगा, एक जन 30 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 12 दिन में ही करेगा। एक जन आपका 24 दिन में करेगा, एक जन आपका 40 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 15 दिन में ही करेगा। और यही दोनों इक्वेशन से आपको सारा का सारा क्वेश्चन सेट करके वो देता है। समझ में आया? बस जब हमको इक्वेशन ऐसे ही दिख गया, अधिक कुशल ए है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 72 दिन में करेगा, कोई बनाने का जरूरत नहीं है। ये 2 लाइन याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। समझ में आया? 72 है तो हम बोले हाँ ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अब आप बोलिएगा 72 और 120 दोनों ऑप्शन में रहता तो, अरे वो तो बोला है ए अधिक कुशल है, ए अधिक कुशल है। तो अधिक कुशल मतलब कम दिन में करेगा। देखिए ना, ए 72 दिन में काम कर देता है, बी को 120 दिन लगता है, तो अधिक कुशल तो ए ना है, तो 72 ना होगा। बस खत्म। आपको अगर अभी भी डाउट है तो 72 का 3/8 और 120 का 5/8 करके देख लीजिए 102 आ रहा है कि नहीं। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत ना है। अगला सवाल देखिए, 397 नंबर क्या कहता है। एक तंबू टेंट इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 24 मीटर की ऊंचाई का एक सिलेंडर की तरह है। ठीक है, एगो सिलेंडर, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ऐसे सीधा लाइन इस सिलेंडर एगो बनाते हैं। ये 24 मीटर दिया है, एक सिलेंडर की तरह है, जिसका व्यास 126 मीटर है। वाह। उसका शीर्ष भाग 126 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ शंकु की तरह एक 80 मीटर तिरछी ऊंचाई। ये तो सेम सवाल हो गया लगता है, लास्ट क्लास जो करवाए हैं उसका सेम सवाल हो गया। 80 मीटर। उसका कैनवास 8 मीटर चौड़ा है, ये लगी 8 मीटर चौड़ा है, तो उसका लेंथ पूछा होगा, यही ना। तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई की गणना करें। भाई वही सवाल है, उसी दिन वाला सवाल है, कुछ नहीं करना है। पूरा का एरिया बताए थे आपको, एरिया ऑफ टेंट क्या होगा। हम बोले सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया बहुत बढ़िया से मेंसुरेशन में पढ़ाया। हम बोले 2 पाई आर एच से गुना कर दिए, प्लस इस शंकु का बताना है। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। इसमें तो कुछ करना नहीं है, पाई आर एल। एल माने ई वाला तिरछी ऊंचाई। अब देखिए 2 पाई, रेडियस कितना है, हम बोले 126 का आधा, 126 का आधा, हम बोले 63। अरे ठीक है 63 इंटू हाइट है 24 प्लस 22/7 इंटू रेडियस है 63 इंटू तिरछी ऊंचाई 80। इसको सॉल्व करना है। हम बोले 7 9 63, 7 9 63, 22 गुना 9 फिर कॉमन मिल जाएगा आपको। ये देखिए 9 दूना 18 का 18 बचाएगा, 9 दूना 18 का 19, 198। 198 हम कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया 24 दूना 48 अब प्लस वहाँ हो गया 80। ठीक है, देखिए करना क्या है, 198 गुना इसको जोड़ दिए तो कितना हुआ, 8 4 12, 128, 128। बस यही ना हुआ। ये किसके बराबर है, बोले 8 गुना एल के बराबर है। कैनवास का लंबाई कुछ नहीं, इधर मत लिखिए, इधर मत लिखिए, ये 8 को डायरेक्ट इधर भेज दीजिए नीचे, डायरेक्ट नीचे भेज दें। हाँ 8 कमा 8, 8 6 48, 16। 198 को 16 से गुना करना है, 198 को 16 से गुना करना है। हम लोग 16 से गुना अब कैसे करें, करना पड़ेगा। 6 8 48 का 8 हाथ में बचा 4, 6 9 54, 4 58 हाथ में 5, 6 5 11। ये हो गया मेरा 8 9 1 8 6 1 3, 31 68 है क्या, 31 68। देखिए ऑप्शन नंबर सी, 31 68 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये सेम सवाल हो गया, जो लास्ट डे करवाया था वो सेम सवाल हो गया। चलिए अच्छा हुआ 2 बार प्रैक्टिस हो गया आपका। अगला सवाल देखिए आज का 398 नंबर सवाल क्या कहता है। ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर जीवा हैं। यदि ए बी बराबर इतना, सी डी बराबर, पहले बनाए जीवा। ये देखिए ये सर्कल है, ये है सेंटर, क्या है सेंटर, ये एगो जीवा होगा, ये एगो जीवा होगा। हम बोले ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है। और आपको बोला क्या है, ए बी 10, ये जो है ये 10 है, सी डी 24, ये जो है 24 है। और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या मतलब सेंटर से कहीं भी ले जाकर लाइन सटा दीजिए वो 13 सेंटीमीटर, लेकिन कहीं भी सटाने से सवाल नहीं बनेगा। यहाँ से सटाइए, अरे कहाँ ले गए, यहाँ से सटाइए ऐसे, और या फिर यहाँ से सटाइए।
यही चीज़ या फिर यहाँ से सटाइए या फिर यहाँ से सटाइए, किसी एक जगह से सटाइए, ठीक है। हम उधर से सटा लिए, कोई दिक्कत ना है। इससे क्या पता चला कि 13 है, ये 13 है, ठीक है, रेडियस है 13 है। तो बोला है तो दोनों ज्यों के बीच की दूरी, ओहो मतलब ई वाला दूरी बताना है, दोनों जीवा का बीच का दूरी ई वाला बताना है। अरे कुछ नहीं करना है, इस जीवा का बीच का दूरी मतलब इस सेंटर से जा रहा है, मतलब इस सेंटर कटिंग कर रहा है, इसको सेंटर कटिंग कर रहा है, मतलब 10 है तो ये 5 है, ये 5 है, ये 24 है, ये 12 है तो ये 12 है, बस खत्म हो गया सवाल। अब देखिए ना, ये हमको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, ये 13 है, ये 12 है तो ये क्या होगा, हम बोले 5 होगा। ट्रिपलेट्स, ये 13 है, ये 5 है तो ये क्या होगा, हम बोले 12 होगा, ये भी तो 90 डिग्री दिख रहा है, बस हो गया। इन दोनों का बीच का दूरी 12 + 5 = 17 आंसर। ये नहीं समझ में आया तो एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। ऐसे है सवाल, ये 90 डिग्री है, हम बोले कि 12 है, ये 5 है, तो हम कैसे बोलेंगे ये 13 है, ओ इधर तो नहीं दिया, ई दिया है 13, ठीक। 13 है 5 है तो हम कैसे बोले ये 12 है। देखिए ना कुछ नहीं, ये H है, ये P है, ये B है, ये क्या बोलता है कि H² बराबर होता है P² + B² का। ये 13 का स्क्वायर बराबर होगा, P है मेरा 5, 5 का स्क्वायर + B के स्क्वायर का, B निकालना है। ये मेरा हो गया 169 = 25 + B²। ये 25 इधर आकर माइनस हो गया तो ये हो गया 144 बराबर B²। तो ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हटा देंगे तो B बराबर 12 नहीं होगा। ये सब ट्रिपलेट्स है, 5 12 13, ये सब ट्रिपलेट्स है, समझ में आया। तो 12 और 5 है 17, आंसर खत्म। ये देखिए 399 नंबर सवाल क्या कहता है, वर्गमूल ज्ञात करे, वर्गमूल ज्ञात करे किसका, तो a² / b² + b² / a² + 2, इसका वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है, कुछ नहीं करना है। पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान लगाइए, हमने ध्यान लगाया, हमने हाँ ये देखिए a/b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, प्लस b/a का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × a/b × b/a। यहाँ ये को एक्स्ट्रा जोड़ दिए, काहे जोड़ दिए, हम देख रहे हैं कि a/b को अगर a मानते हैं, a इसको अगर b मानते हैं तो ये भी a है, ये भी b है, तो हमको दिख रहा है a² + b² + 2ab, यही ना है। ये तो काट देंगे तो अभी 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 से 2 ही हो जाएगा मेरा। तो हमको दिख रहा है कि a² + b² + 2ab माने कि a + b का होल स्क्वायर का ये a + b का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a + b माने क्या, a + b का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसी को इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, ये हमको दिख रहा है। अब वर्गमूल बताना है, ऐसे बताना है, तो इससे ही कट गया तो एक ही चीज़ हो गया, a/b + b/a ऑप्शन में कहीं होगा, देखिए समझ में आया, समझ में आया, तो कुछ नहीं था। आज का आखिरी सवाल देखिए क्या कहता है, ले वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है 169 और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका स्क्वायर, तो आप कितना कर देंगे, 169 का स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे मतलब 13 कर देंगे, आंसर खत्म कर देंगे। इतना तो सबको आता है, एग्जाम हॉल में फंसाता कैसे, एग्जाम हॉल में क्या करेगा ना, आपको ऑप्शन देगा +13 -13 +-13 या खाली 13, ऐसे कर करके देगा, खाली 13 तो नहीं देगा, ये ऐसे करके देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव कभी नहीं होता है, नेगेटिव कभी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, नेगेटिव कभी नहीं होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, हमेशा +13 आंसर दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर दीजिएगा। इतना समझ में आया। ये था एकदम बेस्ट और प्रॉपर तरीका अपने सवाल को एग्जाम के तरीके से बनाने का। आप लोग लगे रहिए, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा तब एग्जाम निकलेगा, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।